नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आपकी पहली मैराथन क्लास फर्स्ट सेमेस्टर की संस्कृत में दी गई है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन सभी का अच्छी तरीके से डिस्कस कराया गया है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। कहीं भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या त्रुटि नजर आ रही है, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमें बताइए। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाती है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रथम सेमेस्टर की पहली मैराथन क्लास। तो इस क्लास में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कारक क्या है, इसके भेद बताइए। तो क्या है आंसर, करोति कारका अर्थात क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। ये क्वेश्चन 1 नंबर में जरूर पूछा जाता है, चाहे आप 2016 उठाकर देख लीजिए या 17 या 18, हर बार इस क्वेश्चन से एक न एक क्वेश्चन जरूर मिला है। तो कारक क्या है, फिर आता है कारक के भेद। कारक के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि संस्कृत में कारक के 6 भेद होते हैं। संस्कृत में मुख्यतः कारक के 6 भेद होते हैं। संबंध को कारक नहीं माना जाता है क्योंकि उनका क्रिया से साक्षात संबंध नहीं होता है। संबोधन की प्रथमा विभक्ति के आने के कारण इसको इसी का ही एक रूप माना जाता है। समझ में आए? सिर्फ आपको याद रखना है कारक की डिफिनेशन और कारक के भेद, कारक के कितने भेद होते हैं वो आपको याद रखना है। कर्ता कर्म करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानम धिकरणे इत्याहु कारकाण षष्ठा। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, अधिकरण, 6 कारक होते हैं। तो आपको याद करना है स्ट्रिक से, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की के अधिकरण में पर, संबोधन हे भू अरे। ये आपको 8 याद करने हैं, लेकिन संस्कृत में कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं, याद रखना आपको। तो कर्ता में विभक्ति कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति होती है, क्योंकि अति लघु प्रश्न में ये क्वेश्चन देखने को मिला है कि कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है या करण में कौन सी विभक्ति होती है, उसका चिन्ह क्या होता है, इसको आप बताइए। ये 1 नंबर क्वेश्चन में आपको जरूर मिलेगा। कोई भी सेट आप उठाकर देख लीजिए। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति होती है, को, इसका चिन्ह होता है। करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है, इसका चिन्ह क्या होता है? से, द्वारा। संप्रदान चतुर्थी विभक्ति होती है और इसका चिन्ह क्या होता है? के लिए। फिर आता है अपादान। अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति, से, अलग होने के अर्थ के लिए इसका यूज किया जाता है। संबंध षष्ठी विभक्ति होती है, का, की, के, रारी, रे। अधिकरण सप्तमी विभक्ति और इसका चिन्ह क्या होता है? में, पर। संबोधन हे भू अरे, संबोधन जो लास्ट में होता है एकदम, उसका चिन्ह क्या होता है? हे भू अरे। तो ये 8 आपको याद रखने हैं, लेकिन कारक के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं, ये आपको याद रखना, क्योंकि यह बहुविकल्पी क्वेश्चन में एक बार पूछा गया है कि कारक के भेद बताइए। हर एक कारक के बारे में जानेंगे, क्योंकि हर एक कारक से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कारक किसे कहते हैं। मान लीजिए पूछा गया कारक किसे कहते हैं, कर्म कारक की कौन सी विभक्ति होती है, परिभाषा देते हुए बताइए। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक की अभी हमने बताया कि प्रथमा विभक्ति होती है, याद रखेंगे आप सभी लोग। जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे वाक्य का कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया का वचन एवं पुरुष कर्ता के अनुसार होता है। जो क्रिया का वचन होता है और पुरुष होता है वह कर्ता कारक के अकॉर्डिंग होता है। तो समझ में आया? आपको समझना है, याद नहीं करना। कर्ता कारक क्या होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। और उसमें जो भी क्रिया प्रयोग की जाती है वचन और पुरुष के
जो भी क्रिया का वचन और पुरुष होता है वह कर्ता के अकॉर्डिंग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, कर्म कारक। कर्म कारक में विभक्ति कौन सी होती है, द्वितीया विभक्ति। द्वितीया विभक्ति कर्म का संकेत करती है। जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का फल पड़ता है वहां कर्म कारक होता है। समझ में है? जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का फल पड़ता है वहां कर्म कारक होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, करण कारक। करण कारक में विभक्ति कौन सी होती है, तृतीया विभक्ति। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विभक्ति। विभक्ति आप जरूर याद रखेंगे। कर्ता जिस साधन द्वारा कर्म का संपादन करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसमें तृतीया विभक्ति होती है। करण कारक, कर्ता जिस साधन द्वारा कर्म का संपादन करता है उसे क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में विभक्ति कौन सी होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसमें कोई व्यक्ति या वस्तु संप्रदान कारक होता है। जिसके लिए कोई भी क्रिया की जा रही, जैसे कोई भी व्यक्ति है या वस्तु है उसके लिए क्रिया की जाएगी तो वहां क्या होगा, वह संप्रदान कारक होता है। इसमें चतुर्थी विभक्ति प्रयोग की जाती है। फिर नेक्स्ट क्या है, अपादान कारक। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती, पंचमी विभक्ति। अपादान अभी हमने ऊपर बताया अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो किसी स्थान से पृथक होने पर पृथक हुए व्यक्ति या वस्तु में अपादान कारक होता है। समझे, इसमें पंचमी विभक्ति होती है। फिर नेक्स्ट क्या है, संबंध कारक, षष्ठी विभक्ति। दो वस्तुओं के आपसी संबंध में होने पर उसमें संबंध कारक होता है। इसमें षष्ठी विभक्ति होती है। संबंध कारक तो आप सभी को याद होगा, समझ में आवे। संबंध, दो वस्तुओं के आपसी संबंध में जो होता है उसे क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। फिर लास्ट क्या है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति इसमें होती है। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है वहां अधिकरण कारक होता है। इसमें सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण मतलब अधिकार होता है। तो शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, जो क्रिया होती है उसके आधार का बोध होता है वहां अधिकरण कारक होता है। इसमें सप्तमी विभक्ति होती है। अब इस क्वेश्चन से कौन कौन से नए क्वेश्चन बनेंगे, ये क्वेश्चन पूरा मैंने लॉन्ग बता दिया आपको। अब इससे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब इससे क्वेश्चन क्या निकल कर आएगा, एक तो क्वेश्चन आएगा कारक किसे कहते हैं, एक नंबर में पूछा जाएगा। और बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा कारक के भेद कितने होते हैं। 8 अभी आपने पढ़े, डिस्कस किया। लेकिन कारक के संस्कृत में कितने भेद होते हैं, 6। ये आप याद रखेंगे, कारक के 6 भेद होते हैं। ये आप मत भूलिएगा, बहुत ही कन्फ्यूजन से, क्योंकि अभी हमने संबोधन 8 पढ़ाए हैं आपको, लेकिन आपको क्या लिखना है, 6 होते हैं। समझे। अब एक लघु क्वेश्चन, अति लघु में और एक क्वेश्चन मिलेगा कि मान लीजिए पूछ लिया अधिकरण कारक की विभक्ति बताते हुए उसकी परिभाषा दीजिए। समझ में। इस तरीके से क्वेश्चन आप अगर कोई भी सेट उठा रहे हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न से 4 से 5 क्वेश्चन बाहर निकल कर आ रहे हैं, तो उन्हें आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। फिर नेक्स्ट क्या है, लकार, टेंसेस जिसे इंग्लिश में कहते हैं। लकार क्या होता है, इंग्लिश में आपने टेंसेस पढ़ा होगा, सेम यहां वही कंडीशन है। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बनता रहे और अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाऊं और आप अच्छे से पढ़ते रहिए। क्रियावाचक प्रकृति को धातु कहते हैं, जैसे भू, स्था, गम, हस इत्यादि। संस्कृत में मुख्यतः 5 लकार ही प्रयोग में आते हैं। अब 5 लकार, संस्कृत में मुख्यतः कितने लकार का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है 5 लकारों का प्रयोग किया जाता है। समझे। अब कौन कौन से लकार हैं, सबसे पहला है लट लकार, जो वर्तमान काल के लिए यूज किया जाता है। लट लकार भविष्य काल के लिए, लंग लकार भूतकाल के लिए, लोट लकार आज्ञा के अर्थ में और विधि लंग लकार चाहिए के अर्थ में। ये पांचों आपको याद होने चाहिए कि 5 प्रकार के लकार होते हैं। लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। अब ये लट लकार क्या होता है, वर्तमान काल, इस तरीके से ही पूछ लेते हैं। लिट लकार भविष्य काल, लंग लकार भूतकाल। ये आप पांचों अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अब बात आती है लकार। लकार तो आपने पढ़ लिया। अब इसमें पुरुष कितने होते हैं, संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं,
तीन पुरुष होते हैं। कितने पुरुष होते हैं? तीन पुरुष होते हैं, प्रथमा पुरुष, मध्यमा और उत्तम। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीन प्रकार के पुरुष होते हैं, याद हो जाएंगे। संस्कृत में वचन कितने होते हैं? ये क्वेश्चन आपके 2016 में पूछा गया कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं। तो संस्कृत में कितने वचन होते हैं? तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। समझ में आया? संस्कृत में कितने वचन होते हैं? तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या होता है? चलिए देखते हैं। संख्या में एक होने पर, अगर एक है संख्या में तो वहां पर एक वचन होगा, दो है तो द्विवचन होगा, दो से अधिक हैं तो वहां पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। समझ में क्लियर हो गया होगा? जैसे एग्जाम्पल से आप समझेंगे, एक वचन में एका बालका क्रीडत, एक बालक खेल रहा, एक बालक खेलता है। द्विवचन में दो बालको क्रीडत, दो बालक खेल रहे हैं। बहुवचन में त्रया बालका क्रीडंत, तीन बालक खेल रहे हैं। समझ में? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब इस क्वेश्चन से कौन से क्वेश्चन बनेंगे? चलिए देखते हैं वो भी। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि लकार कितने संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं, कितने प्रकार के लकार होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के लकार प्रयोग में आते हैं। पांचों के नाम क्या क्या होते हैं वो आपको याद रखना है। लड लकार है तो वह वर्तमान काल के लिए यूज किया जाता है, लड लकार है तो उसे भविष्य काल कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कितने पुरुष होते हैं? 3 पुरुष होते हैं। वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 3 से 4 क्वेश्चन इससे भी आपके बन जाएंगे। फिर बात आती है गिनती। 1 से 30 तक गिनती आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट सेमेस्टर में 1 से 30 तक गिनती और थर्ड में 1 से 50। तो 1 से 30 तक गिनती आपको रट लेनी बिल्कुल। हर बार हर पेपर में 1 से 30 तक गिनती पूछी जाती है। 15 से 30 दे दिया या 15 से 20 दे दिया, इस तरीके से गिनतियाँ पूछी जाती हैं संस्कृत में। तो बहुत ईजी हैं, आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो देखेंगे गिनतियाँ। प्रथमा मतलब 1, द्वितीया, तृतीया, चतुर्था, पंचमा, षष्ठा, सप्तमा, अष्टमा, नवम, दसमा। ये 1 से 10 तक गिनतियाँ थी। 1 से 10 तक। 1 को क्या कहेंगे? प्रथमा, 2 को द्वितीया, 3 को तृतीया, 4 को चतुर्थी, 5 को पंचमा, 6 को षष्ठा, 7 को सप्तमा, 8 को अष्टमा, 9 को नवमा, 10 को दसमा। 1 से 10 तक। और 11 से 20। अब बात करते हैं गिनती की। 11 से 20। 11 से 20 में देखेंगे एकादश 11, द्वादश 12, त्रयोदश 13, चतुर्दश 14, पंचदश 15, षोडश 16, सप्तदश 17, अष्टदश 18, एकोनविंशति 19 और विंशति 20। हो गई 20 तक गिनती। इजी है। फिर बात करते हैं 21 से 30। 21 से 30 ये सारी गिनतियां आपको याद रखनी। एकोनविंशति या एहिंतुसंति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षष्ठविंशति, सप्तविंशति, अष्टविंशति, नवविंशति, त्रिविंशति। मतलब यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25, ये 26, 27, 28, 29 और ये 30। सारी गिनतियाँ याद हैं। 1 से 30 तक गिनतियाँ आप सभी लोग अच्छी तरीके से रट लीजिए, ये आपको याद हो जाएंगी आसानी से। चलिए अब बढ़ते हैं पशुओं के नाम। हर बार एग्जाम में 3 से 4 पशु के नाम दे दिए। कौन से नाम दे दिए जाएं कोई ज़रूरी नहीं, हर बार सेट से 1-2 नाम रिपीट होते हैं, बाकी नए ही नाम आपको मिलेंगे। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा नाम यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो पहली है धेनु, गौ। गौ को हिंदी में क्या कहते हैं? गाय। इंग्लिश में आप जान लीजिए काऊ। महिषा मतलब भैंस, बफेलो।
अब मैं इसमें से आपको बताऊंगा कौन कौन से आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो गाय है धेनु, ये आपको याद ही रखनी। महिषा भैंस, इसको भी याद रखना। अजा मीन्स बकरी होती है, ये भी आपको याद रखनी। मेसा या एड़का भेड़ होती, मेसा आप याद रखिए। सिप वृषभा या बलिवर्दा बैल। अश्वाहया घोटका घोड़ा। कभी कोई इंग्लिश इसको संस्कृत में दे दिया जाता है कि हया मीन्स क्या होता है, तो घोड़ा होता है। गर्दभा या खरा गधा। ये जितने भी ऊपर आपको बताया जा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। फिर आता है स्वान, कुक्कुरा या स्वाना कुत्ता। शर्मा कुतिया, कुतिया होती है उसे शर्माती है तो शर्मा। बिडाला बिल्ली। वानरा कपि मरकटा, ये तीनों किसके नाम है, बंदर। समझे। फिर आता है क्रमलेका उद्दिलावा ऊंट। मुस्का चूहा। वराहा सुअर। चिक्रोड़ा गिलहरी। वृषभा सांड। सिंघा शेर। सस्का खरगोश। लोमसा लोमड़ी। मृगा या हरिड़ा हिरन। आगे बढ़ते हैं। ब्रका भेड़िया। भल्लुका भालू। गजा हाथी। चित्रका तरछ बाघा, इसे कहेंगे चीता को कहा जाता है। एक के कई नाम होते हैं, वो आप याद जरूर रखिएगा। गंडका गैंडा। कृकलासा गिरगिट। वनमानुसा वनमानुस। फिर क्या है, श्रृंगाला गीदड़ भी कह सकते हैं और सियार भी कह सकते हैं। नकुला नेवला, याद हो जाएगा आसान जी। तरछ तेंदुआ। गवया नील गाय। इतने सारे एनिमल्स हैं जो आप संस्कृत में इनको याद कर लीजिए। लगभग हर एक सेट से मैंने उठाकर इसमें रख दिया है। कोई भी बाहर इतने ही क्वेश्चन, इतने ही एनिमल्स आप याद कर लीजिए बस। 100% गारंटी के साथ ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जितने भी हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको एक भी मिस मत करना, सारे आपको याद करने हैं। पक्षियों के नाम देखेंगे संस्कृत में। सबसे पहला पक्षी क्या है, दिख रहा है आप सभी को, कपोता कबूतर। जितने भी इंपॉर्टेंट है वही मैंने यहाँ पर रखा है, नहीं है तो बहुत सारे, लेकिन इंपॉर्टेंट आपको याद करने हैं। इतने सारे अगर आप याद करके गए, एक भी ऐसा नहीं होगा कि बाहर से आएगा, सारा इसी में से आपको देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है, दिख रहा है आपको, उल्लू। उल्लू का उल्लू। फिर नेक्स्ट क्या है, काका कौवा। चटका गौरैया, फिगर भी आप देखते रहिए। मयूरा मोर। जातुका चमगादड़, फिगर दिख रहा है आप सभी को। फिगर से ज़्यादा आपका कोकिला कोयल, दिख रही है कोयल। गृधा गिद्ध। कुकटा मुर्गा। कुकटी मुर्गी, इसका फीमेल है तो कुकटा मुर्गा, कुकटी मुर्गी। वका सारस। सुका मीन्स तोता। वर्तका मीन्स बतख, फिगर दिख रहा है आप सभी को। सारसा सारस, सबसे इजी नाम सारसा सारस। सियाना बाज। सारिका मैना। हंसा हंस, ये बीजिए। अताई चील, अताई चील। फिर नेक्स्ट क्या है, राम चिरैया। एक किंग फिशर होता है जिसका इंग्लिश में क्या नाम है, किंग फिशर सभी को पता है, राम चिरैया किसी को नहीं पता। इसका क्या होता है, मीनरंगा राम चिरैया। टिटिब्भी टिटहरी, टिटहरी जो होती है उस आप आसानी से समझ सकते हैं, टिटिब्भी याद हो जाएगा, बहुत ही इजी नाम है। दरवा घाटा, दरवा घाटा मतलब वुड पिकर। कटफोड़वा उष्ट पक्षी, उष्ट पक्षी शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच। चक्रवाका चकटा, एक चकटा पक्षी होता है चक्रवाका। बका बगुला। षष्ठपदा भौरा। गरुड़ा गरुण। नीलकंठा नीलकंठ।
चातका पपीहा, चकोरा चकोर। कुछ पक्षियों के नाम सेम ही हैं। कलापी बुलबुल, जल कुकटी जल पक्षी, आराम से याद हो जाएगा, जल कुकटी जल पक्षी। मधुपा, मधु मतलब शहद तो मधुमक्खी। खंजना खंजन, खंजना खंजन पक्षी होता है। भ्रमरा भौरा जो काली मधुमक्खी होती है। तितरा तीतर, इजी है। वर्तका बटेर। खगा, खगा मीन सभी को पता पक्षी होता है। कपोता फाख्ता डव होता है। पुत्र प्रिय हुदहुद, हुदहुद पक्षी को क्या कहते हैं? पुत्र प्रिय। बहुत ही अच्छे अच्छे नाम हैं। 39 पक्षियों के नाम हमने बताए आपको। कुछ पक्षी ऐसे हैं जिनका सेम वही नाम है, कुछ ही पक्षी आपको याद करने हैं। और सारे पक्षी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अपने मन से मैंने एक भी पक्षी का नाम इसमें नहीं रखा हुआ है, सारे एग्जाम में आपके पूछे गए हैं किसी न किसी सेट में। तो ये आपको 39 याद करने, 39 में से कम 20 आपको याद करने, बाकी आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। अब चलते हैं फलों के नाम। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बहुत नंबर आपके बढ़ाने में ज़्यादा चांस रहता है इनका। जितना पूछा गया है उतना आप लिख दीजिए, बाकी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं। आपसे पूछ लिया गया नारियल का संस्कृत में नाम लिखिए, नारिकेला, बस आपको तुरंत नंबर दे दिया जाएगा, इट बट कुछ नहीं होगा। तो इसलिए इनको ज़्यादा याद, अच्छे तरीके से याद करना, चाहे वो गिनती हो, चाहे वो फलों के नाम हो, चाहे रोगों के नाम हो, चाहे जितने भी ये पक्षियों के नाम हो, पशुओं के नाम, ये सारे आपको याद करने। एक आप पेपर बना लीजिए, पेज में नोट कर लीजिए, उन्हें आप उठते जागते सोते पढ़ते रहिए, याद हो जाएंगे 100%। तो देखेंगे फलों के नाम संस्कृत में। पहला क्या है? नारियल, नारिकेला, याद हो जाएगा। सेब, सेवम, सेवम याद करिए। फल प्रभेदा याद करने की जरूरत नहीं, सेब याद करिए, नहीं ये भी भूल जाएंगे। तरबूज, कारिंगम। केला, कदलिका या कदली फलम होता है। अनानास, अनासम। आम, आम्रम। अनार, दाड़िमा। कटहल, पनसम। अंगूरा, दाक्षाफलम। संतरा, नारंगम, नारंगी होता है तो नारंगम। नींबू, नींबू के जमरिम, निम्बुकम, चम्बीरम या निम्बुकम। अमरूद को आंग्रलम, बीजपूरम, अमृत फलम, दृढ़ बीजम। दृढ़ बीजम बहुत ही बीज इसका टाइट होता है, इसीलिए इसे दृढ़ बीजम बोला जाता है। खरबूजा, व्रत करकटी या खरबूजम। काले बेर, जम्बू। नाशपाती, अमृत फलम। अमरूद को भी अमृत फलम बोला जाता है। अंजीर, अंजीरम या उद्दिम बरम। अंजीर का अंजीरम आप याद रखिए। बेल, कपित्थम, कपित्थम। स्ट्रॉबेरी, तृणबद्रम। चेरी, प्रबद्रम। स्ट्रॉबेरी होती है तृणबद्रम, चेरी प्रबद्रम। आंवला, आम्लकम। खुबानी, प्रियालु। सीताफलम, शरीफा जो होता है वो सीताफलम, सीताफल को सीताफलम बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? जामुन, जम्बू फलम। ब्लैकबेरी, जम्बू फलम। काली किशमिश, श्यामा किशमिश, श्याम का रंग काला होता है तो श्यामा किशमिश। ब्लूबेरी, नीलबद्री। करौंदा, आमलकी। चकोतरा, मधुकरकटी, चकोतरा जो होता है फल मधुकरकटी। ये भी सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से कोई इट बट करने वाला है ही नहीं कि आप कोई भी मिस कर दो, सारे आपको याद रखने हैं। एक भी क्वेश्चन अगर आप नहीं छोड़ना चाहते हैं तो सारे आपको याद करना है। फिर बारी आती है अन्नों के नाम। उससे पहले आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो, आपके लिए वीडियो इतनी मेहनत से सभी लोग बनाते हैं, तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो आप सभी ने कर ही लिया है, उसको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहला है अन्नों के नाम में अडकी, अरहर। चूड़म, आटा। मासा, उड़द। गोधूम, गेहूँ। समझे? चड़का, चना। तंडुला, चावल। यवा, जौ। तिल, तिला। द्विदलम, दाल। द्विदलम मतलब दो दल होते हैं, दाल। धान्यम, धान। कुछ नाम बहुत ही ईजी होते हैं, आसानी से याद हो जाएंगे, कुछ ही नाम होंगे जो आपको रटने पड़ेंगे। प्रियंगु, बाजारा।
कलाया मटर, मसूरा मसूर, मुद्रम मूंग, मुद्रफली मूंगफली। सिंपल सा याद हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं सब्जियों के नाम। शाका मीन सब्जी होती है, शाकम मीन सब्जियां होती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। लाल लाल टमाटर, रक्तांगा, रक्तांग रक्तांगा मतलब टमाटर। आलूका आलू, पलांडुआ प्याजा। पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम संस्कृत को होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोभी, फूल गोभी होती है। गोझिया, गोज ये है गोजी। ये हा जो होता है इसमें वाह यहाँ पर लगाते हैं, ये यहाँ पर आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती। गोजिह्वा, जिह्वा होती है, उसी से आप याद रखिए गोजिह्वा। पलाड़ू प्याज, गोजिह्वा फूल गोभी। आलू लौकी। नाम को आपको 3 से 4 बार आप पढ़ेंगे तब आपको जाकर के समझ में आएगा। कोई भी नाम आप कितनी बार इसे पढ़ लीजिए, पहली बार पढ़ेंगे तो आप तुरंत नहीं पढ़ सकते। शाका में तरकारी भी होती है, सब्जी भी होती है। ब्रंताका बैंगन, ब्रंताका इस तरीके से याद, बैंगन। पटोला परवल। श्रृंगाटका सिंघाड़ा, श्रृंगाटक सिंघाड़ा होता है। शीत शिवा सीवा। कोसफलम कोहड़ा। सूरड़ा ओला। कोसातकी तरोई। गुंजनम गाजर। कारवेला करेला। पालका पालक। कलाया मटर। सिम्बी सेम। गुंजनम सलगम, अभी ऊपर पढ़ा, गाजर सेम ऐसे ही। आद्रकम अदरक। कपिसाका पत्ता गोभी। भिंडिका भिंडी। चरभटी खीरा। वास्तुकम बधुआ। कटुवीरा बड़ी मिर्च। राम को सात की भिंडी। पालका चुकंदर। धान्यकम धनिया। कंदसाकम गांठ गोभी। हरिद्रा हल्दी। कुष्मांडा कद्दू। चड़क काबुली चना। मरीचम मिर्च। दारुचीनी दालचीनी। करकटी ककड़ी। वज्रपुष्पा सोया। लहसुनम लहसुन। पनसम कटहल। सरसपा सरसों। महामरीच का शिमला मिर्च। टिंडिसा टिंडा। ये इतनी सारी सब्जियां हैं, आप सभी लोग इन सब्जियों को एक जगह नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आराम से टहलते रहिए, पढ़ते रहिए, तभी याद होंगी, ऐसे याद होने वाली नहीं है। मैं ये लिख कर दे सकता हूँ कि ऐसे याद होने वाली नहीं। मैं एक बार रिवीजन करवा दिया हूँ, आप आसानी जो इम्पोर्टेंट सब्जी वो मैं ला करके यहाँ पर रख दिया हूँ, वही आपको याद करनी। इससे बाहर आपको एक भी सब्जी नहीं पूछी जाएगी। फिर बात आते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है लघु में कि संस्कृत शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए किन किन दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। तो चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप अपने मन से लिख सकते हैं, सिर्फ आपको एक बार बता देने की कमी है। चलिए, क्या कहते हैं दृश्य श्रव्य। श्यामपट ब्लैक बोर्ड। अब ब्लैक बोर्ड है तो ब्लैक बोर्ड पर किया जाएगा, चलिए देखते हैं। श्यामपट शिक्षक का अभिन्न मित्र माना जाता है। सामान्य आर्थिक स्थिति वाला अध्यापक भी इसका उपयोग शब्दार्थ, शब्दखंड, संधि विच्छेद, उपसर्ग एवं प्रत्यय वाक्य प्रयोग पर विषय के स्पष्टीकरण हेतु कर सकता है। अब श्यामपट पर किया जाता है वही आपको लिखना है इसमें, कि श्यामपट पर डांस थोड़ी करेंगे। श्यामपट पर क्या किया जाएगा, शब्दार्थ, कोई शब्द है, कोई टॉपिक है, नहीं समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है, तो श्यामपट का ही प्रयोग किया जाता है। समझ में आसानी से आप हेडिंग याद रखेंगे और थ्योरी अपने मन से लिख सकते हैं। एक आता है लपेट श्यामपट। ब्लैक बोर्ड तो हो गया, अब रोलर बोर्ड। ये रोलर बोर्ड क्या होता है सर, इसका प्रयोग चित्र, उद्धरण एवं परिभाषाओं हेतु किया जाता है। इससे कक्षा में अतिरिक्त श्रम एवं समय की बचत होती। मान लीजिए कोई आपको टॉपिक मैंने पढ़ा है, ठीक, मान लीजिए कोई मैथ का कोई है, जैसे मान लीजिए हमें रोमन अंक पढ़ाने हैं, तो रोमन अंक पढ़ाने के लिए हम एक एक रोमन अंक वहाँ पर लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पर। इससे अच्छा है हम अपने मन से, अपने घर से एक चार्ट तैयार कर लें रोमन गिनती का, वो ला करके। अतिरिक्त श्रम अभी इन्होंने बताया, अतिरिक्त श्रम लगेगा और
अतिरिक्त श्रम भी लगता है और अतिरिक्त श्रम की बचत भी होती है और समय की बचत होती है। आप घर से लिख कर ले आए, वहाँ पर उसको टांग दिया और बच्चों को पढ़ा दिया, समय की बचत हुई और बच्चों को समझ में भी अच्छी तरीके से आ गया। तो उसे क्या कहते हैं? लपेट श्यामपट्ट कहते हैं। समझ में आए? फिर बात आती है चार्ट की। सेम प्रोसेस चार्ट की भी वही है। किसी काव्य की प्रस्तावना एवं व्याकरणिक नियमों को स्पष्ट करने स्वनिर्मित चार्ट बहुत उपयोगी एवं प्रभावकारी होता है। संधि विच्छेद का स्वरूप जैसे बताना है, समास के प्रकार, उपसर्ग, प्रत्ययों को समझाने इसकी बड़ी महत्ता है। चार्ट द्वारा पढ़ी वस्तुएं शीघ्र हृदयगमन कर लेते हैं छात्रों को चार्ट देखकर कल्पना शक्ति विकसित होती है। यही नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से इनके निर्मित करने का भी प्रेरणा ग्रहण करते हैं। तो बात आती है चार्ट जैसे कोई टॉपिक है उसे आपने, जैसे कोई प्रयोग है उसे आपने चार्ट पर अंकित कर दिया और बच्चों को अच्छी तरीके से समझा दिया। तो चार्ट से क्या होता है? बच्चे आसानी से समझ जाते हैं और उनके माइंड में वो सेट हो जाता है। बच्चों को भी अंदर से प्रेरणा मिलती है कि हाँ हम भी चार्ट बनाएं। उनको जब आप बोलेंगे कि चार्ट आप सभी लोग भी बना कर लाए तो वो भी चार्ट को बनाएंगे। तो चार्ट बनाएंगे तो और समझ में आएगा और चार्ट से अगर पढ़ाया जाएगा तो बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। फिर मानचित्र की बात करते हैं। मानचित्र का प्रयोग करने से ऐतिहासिक स्थान एवं भौगोलिक स्थितियों के ज्ञान के लिए मानचित्र बड़े सार्थक, किंतु इसके लिए शिक्षक की क्रियाशीलता भी नितांत आवश्यक है। पाठ को रोचक बनाने हेतु अतिरिक्त श्रम तो उसे करना ही होगा। अब आप बता रहे हैं कि लखनऊ यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश यहाँ पर है, दिल्ली यहाँ पर है, मुरादाबाद यहाँ पर है, कन्याकुमारी यहाँ पर, इससे बच्चे को कुछ नहीं समझ में आएगा। जब तक बच्चे के सामने चार्ट नहीं प्रदर्शित किया जाएगा उससे बच्चे को कुछ नहीं समझ में आएगा। तो चार्ट मानचित्र जो होता है, मानचित्र प्रदर्शित होगा, उसमें आप डंडी या छड़ी की सहायता से उसे आप बताएंगे कि कन्याकुमारी यहाँ पर है, दिल्ली यहाँ पर है, तब बच्चे को आसानी से समझ में आ जाएगा। और शिक्षक को भी पता होना चाहिए कि चार्ट में आप जो बता रहे हैं उसके बारे में शिक्षक को अगर नॉलेज है तभी शिक्षक बता पाएगा, अन्यथा नहीं बता पाएगा। तो अतिरिक्त श्रम करने से क्लास को और अधिक रोचक बनाया जा सकता है, जिससे बच्चों का पढ़ने में मन लगा रहेगा। बात आती है चित्र की। किसी प्रस्तावना हेतु, कहानी विकास हेतु तथा रचना वाले पाठों में चित्रों का ज्ञान बहुत महत्व है। महापुरुष का चित्र, जीवन ज्ञान, प्राकृतिक दृश्य, पशु पक्षियों का वर्णन, ऐतिहासिक स्थानों, पुरुषों के ज्ञान है चित्रों का बड़ा महत्व। अब चित्र, जैसे आप किसी लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बता रहे हैं तो उनका अगर चित्र टांगा हुआ है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप जानेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री जी कैसे थे। कोई भी प्राकृतिक दृश्य के बारे में बता रहे हैं, कोई कहानी बता रहे हैं, तो उसका अगर फिगर है सामने तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यह सरलता से कक्षा अध्यापन को रोचक बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है, किंतु बहुत अधिक प्रयोग से छात्र उब जाते हैं, उबा देते हैं छात्रों को। समझे? कक्षा अध्यापन को रोचक तो बनाया जाता है लेकिन ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो बच्चे उब जाएंगे। समझ में आए? ये 4 से 5 हेडिंग आप याद रखिए और थ्योरी तो आप अपने मन से लिख सकते हैं। ये तो मैं अच्छी तरीके से आपको बता सकता हूँ। फिर लास्ट है सस्वर पाठन के उद्देश्य क्या है। सस्वर, स्वर के साथ पढ़ना। समझे? तो पहला क्या है? पढ़ते समय स्वरों के उतार चढ़ाव, विराम आदि का ध्यान रखना। मान लीजिए आपको खड़ा किया गया क्लास में, तो बच्चे क्या करते हैं, एक स्पीड में पढ़ते समय स्वरों के उतार चढ़ाव होता है, विराम आदि, कुछ बीच में विराम लगा हुआ है, पूर्ण विराम है, कॉमा है, अल्प विराम, इसका कुछ ध्यान नहीं देते हैं, एकदम स्पीड से पढ़ते हुए चले जाते हैं। तो पढ़ते समय स्वरों के उतार चढ़ाव, कौन सा स्वर कैसे है, उस तरीके से पढ़ना और विराम चिन्ह का प्रयोग कर, चिन्ह का ध्यान रखते हुए पढ़ना। अल्प विराम है तो थोड़ा सा रुकेंगे, कॉमा है तो रुकेंगे, पूर्ण विराम है थोड़ा ज़्यादा विराम देंगे। इस तरीके से पढ़ना चाहिए। पढ़े हुए विषय को छात्र दूसरे को भी साझा समझा सके, इतनी क्षमता उत्पन्न करना। जो बालक पढ़ रहा है कहानी तो वह इस तरीके से पढ़े कि वह अगर दूसरे बच्चे को समझा रहा है तो अच्छी तरीके से उसे समझा सके। छात्रों में ऐसी योग्यता पैदा करना कि वे पाठ का पठन इस प्रकार से करें कि सुनने वाला सरलता से समझ सके। अब उन्हें बताया नहीं कि अभी आप स्पीड से पढ़ेंगे तो कोई भी क्लास में बैठे हुए कोई भी बच्चा है नहीं समझ में आए, इसलिए इतनी सरलता से आपको पाठ को पढ़ना है कि सभी को समझ में आ सके। सस्वर पाठन से क्या होता है, छात्रों की झिझक दूर होती है। अगर बच्चे को क्लास में खड़ा करके पढ़ाया जाए तो बच्चे के अंदर जो भी झिझक है, वह हेजिटेशन है, वह समाप्त हो जाएगी, निडरता आएगी और आत्मविश्वास का गुण पैदा होगा, वो पढ़ने के लिए उत्सुक होगा। नहीं, बच्चे बैठे रहते हैं, वो सोचते हैं कि हमें न खड़ा कर दिया जाए, हमें न खड़ा कर दिया जाए। तो अगर आपको क्लास में खड़े होकर हर बच्चे से आपको पढ़वाना चाहिए तो उनके अंदर हेजिटेशन
दूर हो जाएगी और निडरता आएगी और पढ़ने के लिए उत्सुक होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम त्रुटि कुछ भी आपको अगर नज़र आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया तो ज़रूर पूछिए। एक क्लास इसकी और आएगी, 2 क्लास अगर आपने संस्कृत की मैराथन देख ली अच्छी तरीके से तो मैं 100% कह सकता हूँ 22+ नंबर आपके कहीं नहीं गए, 22+ नंबर आपके कहीं गए ही नहीं, वो आपको 100% मिलेंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगली मैराथन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।